सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जहां एक ओर सरकार लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी है तो दूसरी तरफ उसे अपनी आर्थिक सेहत की चिंता भी सता रही है। लेकिन दोनों के बीच तालमेल बिठाना आसान भी नहीं दिख रहा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। महामारी की मार ने सभी को पस्त कर दिया है, चाहे आम आदमी हो या फिर सरकार। एक तरफ जनता की जेबें खाली हो चुकी हैं तो दूसरी तरफ सरकार के खजाने भी खत्म हो रहे हैं। ऐसे में सभी को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वक्त लगेगा, लेकिन एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो हम इस संकट से जरूर उबर पाएंगे। आपदा की इस घड़ी में एहतियात के साथ चलना होगा ताकि आम आदमी की जिंदगी पटरी पर लौट सके। ये सब कैसे मुमकिन होगा, हस्तक्षेप में आज इसी मुद्दे पर मंथन करेंगे। देश भर में अब तक 46,888 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 1,575 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित 15 राज्यों की ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,541 हो चुकी है, जबकि 583 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां कोरोना संक्रमण के 5,804 मामले सामने आए हैं। गुजरात में मरने वालों की संख्या 319 हो चुकी है। राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां 4,898 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 64 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना संक्रमण के 3,550 मामले सामने आए हैं। इनमें 31 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में राजस्थान 5वें नंबर पर है। यहां कोरोना प्रभावितों की संख्या 3,127 है। राजस्थान में 82 लोग संक्रमण के शिकार हो गए हैं। मध्य प्रदेश छठे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,942 दर्ज की गई है। यहां मरने वालों की संख्या 165 है। 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना संक्रमण के 2,766 मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश 8वें स्थान पर है। यहां कोरोना संक्रमण के 1,717 मामले सामने आए हैं, जिसमें 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है और ये 9वें स्थान पर आ गया है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 1,451 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 25 है। पश्चिम बंगाल में भी नए संक्रमितों और मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है और ये 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,259 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 133 पर पहुंच चुका है। 11वें नंबर पर तेलंगाना है, जहां संक्रमितों की संख्या 1,085 है और मरने वालों की संख्या 29 है। जम्मू और कश्मीर 12वें नंबर पर है। अब यहां पर कोरोना संक्रमण के 741 मामले सामने आ चुके हैं। खैरियत है कि जम्मू कश्मीर में मौत का आंकड़ा 8 से आगे नहीं बढ़ा है। इस सूची में 13वें नंबर पर कर्नाटक है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 673 हो चुकी है और 28 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है और ये 14वें स्थान पर है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 548 हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है। बिहार 15वें नंबर पर है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 535 हो गई है। खैरियत है कि बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 से आगे नहीं बढ़ी है। तो ये था कोरोना मीटर और 15 सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य। लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली छूट के दूसरे ही दिन देश में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की जो संख्या आई है वो डराने वाली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले और मौत के आंकड़ों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। 24 घंटे में 3,900 कन्फर्म केस सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों ने एक ही दिन में दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं,
जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या अब बढ़कर 1568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कोरोना के कुचक्र में घिरा देश जैसे जैसे लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर आ रहा है, चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 50,000 के पास पहुंच रही है। सोमवार को अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 3,656 संक्रमित मरीज सामने आए। अगर पिछले 4 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर दिन करीब 2,500 नए लोग संक्रमित हो रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में करीब 600 से ज्यादा जिलों में दुकानों, शराब के ठेकों, सरकारी दफ्तरों और निजी संस्थानों को खोला गया है। कोरोना के कदमों को रोकने के लिए देश भर के जिलों को 3 जोन में बांटा गया था। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल इन जिलों को यहाँ की जरूरत और कोरोना केसेस को देखते हुए कई सहूलियतें दी गईं। लेकिन जिस तरह देश के हर कोने में शराब के ठेकों पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, वो बेहद ही खतरनाक हैं। इतना ही नहीं, कई जिलों में सड़कों और रेलवे स्टेशन पर सामाजिक दूरी के नियम सरेआम टूट रहे हैं। मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें नाकाफी होने की वजह से कई जगह उनका गुस्सा फूट रहा है। बेकाबू मजदूर तोड़फोड़, हंगामा और मारपीट पर भी उतारू हैं। इनके लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम मायने नहीं रखते। जो मजदूर पैदल या किसी वाहन में छुपकर किसी तरह अपने घरों पर पहुंच रहे हैं, उनके कोरोना कैरियर्स होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई जिलों में नियमों में दी गई छूट के बाद लोगों की लापरवाही से खतरा और भी बढ़ गया है। लॉकडाउन में रियायत देना मजबूरी भी है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार में जान फूंकना जरूरी हो गया है। नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने भी कहा कि इस वक्त लोगों के हाथ में कैश पहुंचाना बहुत जरूरी है। I do think that it may be we shouldn't induce a mismatch of supply and demand by giving people spending power where we have shut down the entire retail sector. You get the money when you can go out and buy, not now. Or you get a promise. You get a promise that you will get the money, so you stop panicking, you stop completely, starving yourself because you want to have a little bit of savings left. एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देश को हर दिन करीब 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस लिहाज से 50 दिन में अर्थव्यवस्था को लगभग 20 लाख करोड़ का नुकसान तय है। कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ जंग में अगर जान और जहान दोनों को बचाना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के अनुशासन में रहकर धीरे धीरे लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो आज के हस्तक्षेप में आपदा, एहतियात और इकोनॉमी को लेकर हम मंथन करने जा रहे हैं और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मौजूदा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह जी, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जी और डॉक्टर एस के राय हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं और अर्थशास्त्री शरद कोहली जी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। आप सभी का हस्तक्षेप में स्वागत है। आज आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले हम चलते हैं सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, जिस तरीके से इस आपदा काल में ढील देने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन को लिफ्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत ढील दी गई, शराबों की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगी और पहले दिन ही यानी 4 तारीख को हमने लॉकडाउन 3 शुरू किया और 5 तारीख को 3900 करीब 4,000 के आसपास अब तक के सबसे ज़्यादा कन्फर्म पॉजिटिव केसेज मिले और 195 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और सभी कोरोना संक्रमित मरीज थे। हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। आपको नहीं लगता कि फिर से एक नई गाइडलाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत यहाँ महसूस हो रही है, क्योंकि मजदूर तेज़ी से बड़ी संख्या में अपने गाँव की तरफ पहुँच रहे हैं और लॉकडाउन से लोग उबे हुए हैं, इकॉनमी
पूरे तरीके से टॉस पर है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि सरकार कैसे अपने को कंडक्ट करे, क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है ऐसे माहौल में? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती बहुत अधिक, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जो कल के दृश्य देखने को मिले वो और भी चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है और एक प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक स्तर पे मैं कहना चाहूंगा कि यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि जब जो लॉकडाउन के अंतर्गत छूटें दी गई हैं तो उसको वो किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से, प्रशासनिक ढंग से उसको हैंडल करें। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि चूंकि इतने लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था तो हो सकता है लोग पहली बार में जब छूट निकलती है तो कुछ जरूरत से ज्यादा तरीके से बाहर आ जाते हैं, परंतु इस ढंग से बाहर आना एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात है। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पूरा सहयोग देने को तैयार है और मैं यह भी कह रहा हूं कि लगभग सभी राज्य सरकारें एक आध अपवाद स्वरूप छोड़कर पूरी तरीके से सहयोग कर भी रही। परंतु अब धरातल के स्तर के ऊपर ये सोशल डिस्टेंसिंग हो अथवा जिन दुकानों को छूट मिली, अब खासकर शराब की दुकानों पर जो दिखाई पड़ा वो अपने आप में बड़ा विचित्र था। जो ट्रेनों में आने के लिए छूट है उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये राज्य सरकारों को तय करना है। तो मेरे विचार से राज्य सरकारों का दायित्व और गंभीर और चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्हें इस बात के ऊपर और गंभीरता से ध्यान देना होगा और प्रशासनिक सख्ती करना और लोगों के साथ बेहतर संवाद बनाना, इसमें राज्य सरकारों की भूमिका अब पहले के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक टोटल लॉकडाउन था तब तक केंद्र सरकार का रोल अधिक महत्वपूर्ण था, अब मुझे लगता है राज्य सरकारों का रोल अधिक महत्वपूर्ण। सुधांशु जी, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसके साथ ही साथ चुनौतियां यहीं नहीं रुक रही हैं। राज्य सरकारों की चुनौतियां तो बढ़ी हैं और आगे भी और बढ़ने वाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो के सामने जो चुनौतियां हैं वो इससे ज़्यादा गंभीर हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि अभिजीत बनर्जी से राहुल गांधी ने संवाद किया और अभिजीत बनर्जी जाने माने नोबेल लॉरिएट हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, दुनिया ने उनके काम को सराहा है। उन्होंने ये कहा है कि लोगों के पॉकेट तक कैश जल्दी से जल्दी पहुंचाना जरूरी है, इससे पहले कि हमारी इकॉनमी कोलैप्स न कर जाए। क्योंकि अगर लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं होगा और डिमांड अगर जनरेट नहीं होगी, परचेजिंग पावर अगर हमारे पास से शून्य हो जाएगी तो हमारी इकॉनमी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई के लिए फिर कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। और हमारी तो यूनिकनेस यही है हमारी अर्थव्यवस्था की कि हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर है, यही हमारी बार्गेनिंग पोटेंशियल है पूरी दुनिया के सामने, और हम दुनिया की तमाम कंपनियों को अपने इसी दम पर अट्रैक्ट करके ले आते हैं। ऐसी स्थिति में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि केंद्र सरकार क्या कुछ रणनीतियां बनाने की दिशा में अभी काम कर पा रही है, क्योंकि जितना हाय तौबा मच रहा है उसके हिसाब से जो लोगों का रिएक्शन स्वाभाविक निकल के सामने आ रहा है कि अब लॉकडाउन जरूर है, लेकिन कोरोना के साथ जीते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोल दिया जाना चाहिए। इसके कहने के पीछे मेरा आधार ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कहा, इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी ने कहा कि कोरोना से तो मुझे नहीं लगता उतने लोग मरेंगे, लेकिन अगर ये स्थिति रही तो भूखमरी से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। कुछ इसी तरह का मत और भी उद्योगपतियों ने दिया है और भी जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने दिया है। इस बीच में आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के सामने क्या विकल्प बचते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी परेशान है इस पूरी स्थिति को लेकर? देखिए उपेंद्र जी, जो बात बनर्जी जी ने कही जी, तो प्रधानमंत्री जी तो लॉकडाउन 2 के समय ये बात कह चुके थे कि जान भी और जहान भी। बिल्कुल, क्योंकि यह सत्य है कि जान बचाना सर्वप्रथम आवश्यकता है जी। उसके लिए सरकार ने इतना लंबा लॉकडाउन किया और अब मेरा मानना है कि लोग भी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गए हैं और व्यवस्थाओं को भी अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि किस ढंग से उनको इस परिस्थिति में रहना है। परंतु यह भी एक सत्य है कि यदि आप एक सीमा से ज्यादा हमने एक आर्थिक गतिविधियों को पूर्णतः बंद रखा तो अब निगेटिव में ग्रोथ रेट पहुंच जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद दूसरे प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं और वो बड़ी दीर्घकालिक हो सकती है। इसलिए आप देखिए सरकार ने क्रमशः इन चीजों को आगे बढ़ाया। पिछले 20 अप्रैल से उन्होंने कुछ चीजों में छूट दी, जैसे खेतों में फसल खड़ी हुई तो फसल की कटाई के लिए, फिर कटी हुई फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए मंडियां ऑपरेटिव की गई और खाद्यान्नों के परिवहन की व्यवस्था की गई। इसके बाद अब एक कुछ और उद्योगों में इस तरह की शुरुआत की गई है
तो मानी हुई बात तो ये है कि जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं निकलता, अब इसमें कितने महीने लगेंगे आप कह नहीं सकते। बहुत जल्दी भी हुआ तो इस साल के अंत से पहले नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले तो हमें एहतियात के साथ रहना सीखना होगा। परंतु मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभिजीत बनर्जी जी ने यह भी कहा मुंबई के संदर्भ में कि मुंबई में जो परिस्थिति है वहां मजदूरों और श्रमिकों को उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में ले जाने के लिए उसमें जो प्राथमिक दायित्व है वह राज्य सरकार का है। बिल्कुल कहा उन्होंने, यह भी उन्होंने बोला है और राहुल गांधी जी के साथ संवाद में बोला है। तो इस यथार्थ को भी स्वीकार करना चाहिए। और यहां पर मैं कहूंगा कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, परंतु ये एक ऐसी लड़ाई है जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे व्यापक और विस्तृत लड़ाई है। आज तक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया के 200 देश एक साथ ऐसी किसी चीज से जूझ रहे हो और दुनिया की पूरी सड़कों पर सन्नाटा हो। तो इसलिए हमें कम से कम अपने देश में एकजुट होकर इससे लड़ना होगा। और भारत की और भी चुनौतियां हैं उपेंद्र जी। हम दुनिया के एकमात्र देश है जहां सुरक्षा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जिसके लिए अध्यादेश आना पड़ रहा है। ये दुनिया में चीन कहीं नहीं है। तो इस बारे में भी समाज, राजनीतिक दल और प्रशासन तीनों को मिलकर ही काम करना होगा। एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने अनिच्छा जाहिर की थी, फिर भी आपसे सवाल ले रहा हूँ कि जिस तरीके से शराब की दुकानों पर लाइनें लग गई और अरविंद केजरीवाल जी ने 70% जो है कोरोना सेस लगा करके जो है अपना रेवेन्यू का जो घाटा है उसको पूरा करने का बहुत एक सटीक सा रास्ता निकाला है। आपको क्या लगता है कि शराब की दुकानों को ऑनलाइन बिक्री के लिए नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता और सरकार के पास तो अब पूरा जरिया है कि रातों रात कोई भी ऐप बन सकता है, ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट हो सकता है। जो पेमेंट गेटवे के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमारे सामने हैं, पेटीएम से लेकर के, भीम ऐप से लेकर के, रुपैया से लेकर के, तमाम ऐसे ऐप हैं। तो इस दिशा में क्यों नहीं केंद्र सरकार ने कोई एसओपी बनाई, कोई गाइडलाइन बनाई? क्योंकि जिस तरीके से फूहड़ तरीके से शराब की दुकानों पे प्रदर्शन देखने को मिला, इससे हमारी छवि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया लेवल पे थोड़ी सी अच्छी नहीं गई होगी। देखिए, जहां तक शराब की बात है तो एक यथार्थ यह भी है कि जो राज्य सरकारें हैं उनके राजस्व के आज की डेट में दो ही सबसे बड़े स्रोत हैं। एक स्रोत है एक्साइज ड्यूटी, आबकारी, जो शराब से आती है, और एक है पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल जीएसटी का हिस्सा नहीं है। अब इस समय चूंकि व्यवहारिक रूप से लॉकडाउन चल रहा है तो पेट्रोल से तो सरकारों की आय जो है वो बहुत ही कम है, न्यूनतम है, नगण्य है। तो आज की डेट में एकमेव आय का स्रोत मानता हूं राज्यों की कुछ हद तक मजबूरी भी है कि इस समय जब उनको बहुत सारे खर्चे भी करने हैं तो एक्साइज के लिए उनको ले, मगर मेरा मानना है कि उनको यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में, आय बढ़ाने के चक्कर में जान के ऊपर जहमत आ जाए। और मैं यह भी मानता हूं कि शायद हो सकता है राज्य सरकारों को भी इतना अनुमान ना हो कि एकदम से इतने दिन के बाद खोला जाएगा तो कितने लोग आ जाएंगे। अब ये भी है कि अगर उनको अब एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से भी ध्यान रखना होगा कि अगर औसत आपका इतनी होती थी तो इतने दिनों में उससे दुगनी होगी, तो उसको कैसे मैनेज करना है। हाँ, जो बात होम डिलीवरी की कही जा रही है, तो मैं ये भी बात कहूंगा, ये कहने में बात आसान है, पर जितना मुझे दिख रहा है, जब इतनी लंबी लंबी लाइन लग के ऑन काउंटर डिलीवरी तो कर नहीं पा रहे हैं, तो होम डिलीवरी की स्थिति क्या होगी और कौन लोग उसको ले सकते हैं, ये सब बड़ी व्यवहारिक जटिलताएं हैं जिसके लिए मुझे लगता है राज्य सरकारों को ही अपने स्तर से कोई निदान खोजना होगा। सुधांशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। वहां से हमारे विशेष आग्रह पर बिहार के मौजूदा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। बाउंस बैक बिहार आपका बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है और आपका एक क्लिप मुझे भी देखने को आज मिली जब मैं शो करने के लिए स्टूडियो आ रहा था। मैं जानना चाहूँगा कि बाउंस बैक बिहार में नया क्या है? लगता है हमारा संपर्क जो है गुप्तेश्वर पांडे जी से टूट गया है। हम पीसीआर से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से उनको फोन लाइन पर लें। तब तक सीधे चलते हैं अखिलेश प्रताप जी के पास। मुझे आपका परिचय देते टाइम थोड़ी सी त्रुटि हुई है, लेकिन आप कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और हमारे साथ अक्सर लाइव में आप जुड़ते भी हैं। लेकिन आपके ही नाम राशि के अखिलेश प्रताप सिंह जी बिहार के जो अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, मैं उनके बारे में समझ बैठा। जैसा कि सुधांशु जी ने बताया कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ी है और जिस तरीके से मजदूर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन को खोलने की दिशा में ज़्यादा आग्रह राज्य सरकारों का ही है,
क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं उनका रेवेन्यू पूरे तरीके से शून्य हो गया है। जो पेट्रोल, चूंकि इस समय कोई सेल नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है। जो कारोबारी एक्टिविटी होती है उस पर जो जीएसटी जनरेट होती है वो इस समय ठप पड़ चुकी है। शराब चूंकि बंद है इतने दिनों से, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी एक चीज़ है, उसके भी सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कल कहा था कि अगर 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है इस महीने में, अगले महीने हम सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जो शराब की दुकानें खोली गईं उनके पीछे क्या रणनीति रखनी चाहिए थी? जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ी, जिस तरीके से लोग एक दूसरे के कंधे पर सवार हो गए शराब खरीदने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि कोरोना संक्रमण का जो मामला एक दिन में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा एक दिन में मौतें हुई हैं, अगर इस तरीके से होगा जिसको आम तौर पर लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फैटल नहीं होने वाला है, तो आज का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा चिंतनीय है और डराने वाला है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे उन राज्य सरकारों के लिए जो शराब से एक बेहतर आमदनी की उम्मीद लगाकर शराब की दुकानों को खोल बैठे हैं? देखिए उपेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? वो जो हमारे दिल्ली की सरकार है, उसे ये घमंड है कि हम सब जानते हैं और हमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं, और उसकी जो कार्यशैली है वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, उसके आगे कुछ नहीं। तो अभी तक इवेंट मैनेजमेंट पे सब काम चल जा रहा है, लेकिन अब ये बीमारी है, महामारी है, ये इवेंट से नहीं कंट्रोल होने वाली है। तो इवेंट मैनेजमेंट के लोग बीमारी नहीं कंट्रोल कर सकते, मेंटेलिटी, मॉब और चुनाव प्रचार ये सब तो कर सकते हैं, ध्यान बटा सकते हैं, अपना काम राजनीतिक निकाल सकते हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट से अर्थ नहीं आ सकता, इवेंट मैनेजमेंट से महामारी से नहीं लड़ा। तो इन लोगों को पहले अपना सोच बदलना होगा, लोगों के सुझाव को लेना होगा, और ये कहते कहते हम लोग को 2 महीने बीत, और इन लोगों ने देरी कर दी। जब राहुल जी 30 जनवरी को बोले, 12 फरवरी को बोले, पूरे फरवरी तक बोले, ये लोग उपहास करते रहे, विदेशों से लोग लाते रहे, राष्ट्रपति ट्रंप नमस्कार करते रहे, उनके साथ लोग आते रहे, तमाम लोग आते रहे। उन लोगों ने, क्योंकि कोरोना तो बाय एयर आया है, बाय रोड बाय ट्रेन तो आया नहीं है, उन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में खूब ठीक से कोरोना कर दिया। और अगर ये वहीं पे शुरुआत में ही इसको काफी चेक किया गया होता तो आज इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। उसके बाद आज भी इस सरकार को दूरदृष्टि वाली ये सरकार नहीं, ये दिहाड़ी की सोच वाली सरकार। अखिलेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं सुधांशु जी से सीधे ले रहा हूं। 3 बातें आपने कही कि एक तो इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है, सरकार को घमंड है, और ये जो आपने तीसरा शब्द कहा वो मैं पूरी तरीके से नहीं सुन पाया, लेकिन ये जरूर है कि सुधांशु जी, अक्सर कांग्रेस पार्टी जो घमंड का आरोप लगाती है कि इस पार्टी के सिर में और पार्टी के नेताओं के सिर में घमंड चढ़ के बैठ गया है, और प्रधानमंत्री पर अक्सर इवेंट का आरोप लगता है कि वो इवेंट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं। ऐसा आरोप कांग्रेस बार बार क्यों लगाती है? अब देखिए, इस समय कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं था और मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, पर एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यदि अखिलेश प्रताप सिंह जी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा की मातृभूमि इटली के अंदर की स्थिति देख लें, वहां की राजनीतिक दल ने भारी गलती की। आपको पता हो, इटली में एक हग चाइनीज कैंपेन चला था कि चाइनीजों को गले लगाओ। उन्होंने कहा था, आई एम नॉट ए वायरस, आई एम ए चाइनीज, आई एम ए ह्यूमन, और इसकी वजह से इटली में तबाही मच गई। मगर चुनौती से कहता हूं, इटली के किसी विरोधी दल के नेता का कोई बयान दिखा दीजिए सरकार के खिलाफ। तो यही कह रहा हूं, पूरे विश्व में हम एक अनोखे विचित्र देश है जहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मियों पे हमले भी हो रहे हैं। दुनिया में कहीं भी विपक्षी दल इस समय सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, सब मिलकर लड़ रहे हैं, मगर हमारे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। और सीमा यहीं तक नहीं है, हमारे यहाँ सांप्रदायिक राजनीति हो रही है और तक जाया जा रहा है, विदेशों से लेकर बयान दिलाने में प्रयास किया जा रहा है। जहां तक ये बात है तो मैं विनम्रता से एक और पूछना चाहूंगा कि जो आज राहुल गांधी जी ने विचार विमर्श किया अभिजीत बनर्जी जी से, तो आप इनसे पूछ लीजिए उन्होंने क्या बोला मुंबई को लेकर कि ये राज्य सरकार का दायित्व है और ये प्राइमरी राज्य। और दूसरा उन्होंने क्या बोला
आधार के माध्यम से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हो सकता है। ये दोनों बातें तो जो राहुल गांधी जी ने किया है उसमें अभिजीत बनर्जी जी ने बोली है, ये दोनों बातें तो वो हैं जिनका की कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही है। आधार का भी और खातों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा ही इसका निदान नहीं कर सकता, हमारा सरकार की जिम्मेदारी है, तो कृपया इसी पे वो उत्तर दे दें। सुधांशु सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अखिलेश सर, आपसे भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी से सवाल लेना जरूरी हो गया है। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने समय निकाला है। आपका बाउंस बैक बिहार का जो वीडियो है, आज मैं जब स्टूडियो में आ रहा था तो मैं देखते हुए आ रहा था, आपने जितना सुंदर तरीके से, विनम्र तरीके से बिहार को संबोधित किया और बिहार के लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, और आप जुड़े भी, उसकी बड़ी सराहना हुई। आपका वो वीडियो बहुत वाइडली वायरल हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि बाउंस बैक बिहार में नया क्या है? जी नमस्कार। जी प्रणाम। देखिए, बिहार हमारा बहुत ही अलग प्रदेश है। प्रणाम। 12 करोड़ की से अधिक की आबादी है हमारी, और हमारे यहाँ के लाखों मजदूर बाहर काम करते हैं, दुनिया के कोने कोने में रहते हैं। वो दिल्ली से लेकर के, मुंबई से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, चेन्नई से लेकर, कर्नाटक से लेकर, गोवा से, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां हमारे मजदूर नहीं रहते हैं, सब जगह रहते हैं। बिल्कुल। और हमारे छात्र भी बिहार के पूरे देश के कोने कोने में फैले हैं। केवल कोटा की बात नहीं है, वो देश के कोने कोने में और देश के बाहर भी। जी। ये जो संकट आया, ये कोरोना के बारे में, ये किसी को पता नहीं था। हम जितने भी धरती पर अभी जिंदा इंसान है, किसी ने ऐसा संकट देखा नहीं होगा। लेकिन इस चीज को हमने निपटा, हम लोगों ने बहुत तरीके से। देश का नेशनल लॉकडाउन होने के पहले ही बिहार में हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि खतरे को हम लोगों ने भांप दिया। और फिर जब नेशनल लॉकडाउन हुआ तो उसको बड़ी सख्ती से, जैसा भारत सरकार का निर्देश हुआ, जैसा गाइडलाइन आया, उसको उसी सख्ती से पालन किया। यहां तक कि जब इंटर स्टेट मूवमेंट मना था तो हम लोगों ने इंटर स्टेट मूवमेंट भी अलाउ नहीं किया, न किसी को जाने दिया, न किसी को आने दिया। जब भारत सरकार की नई गाइडलाइन आई जिसमें आ सकते थे मजदूर और छात्र, तो हमने उनका स्वागत का भी तैयारी किया। बहुत ही तरीके से सरकार ने यहाँ सारा चीज का इंतजाम किया है। जो आएंगे सीमा पर उनको, उनकी स्क्रीनिंग होगी, क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, मेडिकल कैंप वहां लगे हैं, डॉक्टर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सबके आने की, खाने की, पीने की, रहने की, उनके भोजन की, दवा की, कपड़ा की, साबुन, सैनिटाइजर, कंघी, तेल, हर चीज की व्यवस्था। और वहां से उनको हम टेस्ट करके ले जाकर के ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर जो बना है वहां टेस्ट करके वहां पर रख देंगे। और जो 21 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लेंगे टेस्ट टाइम, उनको फिर ले जाकर उनको गांव में सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएंगे। और ये ड्रिल हमने आज से पहले किया, 1 महीना पहले, जब अचानक से 2 लाख मजदूर हमारे यहाँ आ गए थे तब भी किया। इसको फिर हम सक्सेसफुली करेंगे। बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि हम संकट के समय को भी एक अवसर में बदल देते हैं। एक सवाल आपने बहुत अच्छा बोला, संकट के समय को भी आपने अवसर में बदल के दिखाया। और बिहार में सबसे ज्यादा प्रोन है कहा जा रहा था, लेकिन बिहार में कोरोना के केसेज भी कम रिपोर्ट हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी कम है। इसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की जानी चाहिए, आपकी खास तौर पे तारीफ की जानी चाहिए कि आज पुलिस ही सड़कों पर खड़ी है, नाके पर खड़ी है, सीमा पर खड़ी है, जहां सीमा सील है वहां भी खड़ी है, सब जगह खड़ी है बिहार की सीमा पर। लेकिन शराबबंदी आपके राज्य में होने के कारण आपका एक काम काफ़ी आसान हो गया है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि बिहार में शराब की स्मगलिंग बहुत तेज़ी से होती है, और डोर टू डोर भी जिस तरीके से गुजरात में चोरी छुपे सप्लाई की जाती है, बिहार में भी कमोबेश वैसी स्थिति हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि शराबबंदी होने के कारण जो चैलेंज दूसरे राज्य फेस कर रहे हैं, उस तरह का चैलेंज कम से कम बिहार नहीं फेस कर रहा है? पहले तो उपेंद्र जी, एकदम मिथ है ये होम डिलीवरी जो शब्द है जी, इसको क्वाइन किया गया, क्यों किया गया, इसके क्या मतलब है, किसने क्वाइन किया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बताता हूं, राजस्थान से यहां टीम आई थी, सरकारी अधिकारियों की टीम आई थी, एक्साइज के उसमें अफसर आए थे और वरीय पदाधिकारी आए थे और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के भी पदाधिकारी आए थे। और वहां की सरकार ने यहां की शराबबंदी
की व्यवस्था कैसे लागू की गई है इसका अध्ययन करने के लिए भेजा था। और यहां आए और वो बिना अपना परिचय दिए बहुत जगह घूमे, टैक्सी वालों से, ड्राइवर वालों से, रोड पर लोगों से बहुत जगह कोशिश करी कि किसी तरह से वो डिलीवरी ले लें और शराब हासिल कर लें, लेकिन उनको 4 दिन तक इसमें कामयाबी नहीं मिली। और जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बताया कि ये मिथ है, हाँ कहीं कहीं चोरी छुप के बिकती होगी। तो कानून कोई भी बनता है तो उस कानून का उल्लंघन करने वाले 5% लोग तो रहते ही हैं समाज में, उन्हीं को दंडित करने के लिए तो दंड का विधान बना है, नहीं तो अगर सब कोई कानून बनने से थोड़े मान जाता है। लेकिन बिहार में होम डिलीवरी होती है शराब की, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल मैं बता। बहुत हमने तो सैकड़ों पुलिस कर्मियों को और दूसरे लोगों को जिनके खिलाफ शराब की शिकायत मिली, हम लोगों ने जेल भेज दिया, डिसमिस कर दिया। इतनी कड़ी कार्रवाई यहां हो रही है। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैंने जब शराबबंदी हुई थी तो मुझे याद है कि प्रमुख सचिव के पाठक जी थे और वो खुद ही बहुत सख्त मिजाज के अफसर हैं, प्रमुख सचिव आबकारी थे और उस टाइम उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। तब मैंने कई जिलों का दौरा किया था और पटना भी गया था। तब मैंने उस टाइम जब तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी तब मुझे पता चला था कि बिहार में बहुत ही ड्रेकोनियन तरीके से इस पूरे मसले को एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडल किया है। बिल्कुल बिहार में कह सकता हूं कि गुजरात जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन एक सवाल यहां पर, सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, बिहार और गुजरात ने जिस तरीके से शराबबंदी बहुत ही सफलतापूर्वक की और अपने रेवेन्यू के मॉडल को शराब और उससे होने वाली आमदनी से माइनस करके पूरे देश को वो मॉडल दिखाया, ऐसी स्थिति में आज और कल जब शराब खरीदने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगीं तो आप लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी हो, जब अमेजॉन जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी ये तमाम बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां दुनिया पे राज कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली जैसे प्रोग्रेसिव शहर में ऑनलाइन शराब की भी बिक्री की जा सकती थी? और दूसरा मेरा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जैसे प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री ने, एक सवाल और है, अरविंद केजरीवाल जी जैसे प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री ने गुजरात और बिहार की तरह माइनस शराब का इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करने की दिशा में कभी विचार क्यों नहीं किया? उपेंद्र जी, आपके दोनों सवाल बड़े जेन्युइन हैं और मैं सुन रहा था बाकी साथियों के विचारों को। आज जो कुछ भी कल देखने को मिला, माननीय केजरीवाल साहब ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी वो दिल छूने वाली थी। माननीय केजरीवाल साहब ने पिछले 2-3 महीनों में जितने भी डायरेक्शंस केंद्र सरकार से आए उसका 100% पालन किया। जो कुछ भी केंद्र सरकार ने कहा बगैर कोई ऑब्जेक्शन उठाए, बगैर कोई कन्फ्लिक्ट बताए उसका पालन करवाया। मैं जानने का प्रयास, समझने का प्रयास कर रहा था कि जब कोरोना जैसे महामारी से दुनिया में एक ऐसा भयंकर स्थिति पैदा हो गई है तो क्या हमारे देश की जनता को हम समझाने में असफल रहे कि भाई कोरोना से मर जाओगे? क्या वो एक शराब की बोतल के लिए, क्या वो एक राशन की दुकान के लिए वो समझ नहीं पाए? क्या एज ए कंट्री वी हैव फेल्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड? क्या हमने इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी पैदा कर दी है देश के अंदर? क्या हमारे लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है? कांग्रेस की सरकारें रही है कि या भाजपा की सरकारें रही, हमने क्या किया देश के अंदर? देश में क्या हमने लोगों को मौत से भी डरें ये भी उनको समझाने में हम असफल रहे? ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। मतलब जिस तरह से भीड़ें लगी हैं, मैं तो ये समझने का प्रयास कर रहा था कि भाई क्या इंडिया हो या बाकी स्टेट्स हो या केंद्र की सरकार हो, क्या हमने अपनी क्षेत्र की जनता को, देश की जनता को मौत से डरना चाहिए या कोरोना जैसे महामारी से मौत हो सकती है में डरना चाहिए? ये हम समझाने में असफल रहे हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, जैसा केजरीवाल साहब ने कहा अपने वक्तव्य, जो आपने भी आज रिपीट किया कि कोरोना महामारी को जाने वाले नहीं है, यहीं रहेगी। बिल्कुल। यहां अब देश के अंदर ऐसे वातावरण पैदा करने पड़ेंगे जिससे कि लोगों को लॉकडाउन के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्मल लाइफ में लोग उसका पालन कर सकें। क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी का भट्ठा बैठा है, जिस तरह से चारों तरफ एक नेगेटिविटी पैदा हुई है, नौकरियां लाखों की संख्या में गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं,
सेठ आज सड़क पर आ सोमनाथ जी गए हैं। एक डस्टबिन सवाल का सोमनाथ जी हम आपके पास आ रहे हैं लेकिन एक सवाल अखिलेश जी से मैं लेना चाहूंगा। अखिलेश जी, जिस तरीके से सुधांशु जी ने कहा कि इटली में एक विपक्षी नेता ने वहां की सरकार की आलोचना नहीं की, जबकि वहां की सरकार 100/100% फेल हो गई कोरोना को संक्रमण को रोकने में, और वहां पर जिस तरीके से जान गई है, इटली के इतिहास में इतने लोग इतने कम समय में नहीं मरे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे टाइम में आप लोग थोड़ा राजनीति ज्यादा कर देते हैं सर? उपेंद्र जी आपसे बड़ी न्याय की अपेक्षा रख के मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ। आपको लगता है कि मैं अन्याय कर रहा हूं? 15 मिनट आपने सुधांशु जी को दिया, मुझको 1.5-2 मिनट भी नहीं सर, आप बोलिए प्लीज। नहीं बोलिए। नहीं, आप बोलिए। थोड़ा सा समय दिया करें। देखिए, बात दरअसल यही है, मैं जो आपने सवाल किया वहीं से शुरू करता हूँ जी, कि अगर हम कंसर्न उठाएं जी, अगर हम चिंताएं व्यक्त करें तो ये बीजेपी को अहंकार लगता है और राजनीति लगती है और राजनीतिकरण लगता है। हम क्या करें फिर, आप बता दें। यही तो मैं समझा रहा हूं बीजेपी। आपको हमने सुझाव दिया, राहुल गांधी ने दिया, आप नहीं माने, उपहास करते रहे। फिर फरवरी में दिया, अब दिया, अब वही आप अब जब ठोकर लगने के बाद वही अब आप पहुंचा रहे हैं बाहर लोगों को घर, और घर मजदूर किराए से जा रहे हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड बना है, वो पता नहीं प्रधानमंत्री केयर फंड तो है नहीं, अब लगता है वो प्रधानमंत्री मोदी केयर फंड हो गया है। कल तक बताते थे कि रेलवे का कोई टिकट नहीं लग रहा है, सब पोल खुल चुके हैं, लोग ट्रेनों में किराया देके जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बयान दे रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहा है वो बयान दे रहा है, लेकिन भाजपा के लोग कल मान ही नहीं रहे थे। कर्ज नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, आप ट्रेनें मजदूरों के लिए, आप जिसके पास खाने को नहीं है उसके लिए आप घर जाने की ट्रेन के फ्री नहीं कर सकते। और मुझको सब दे दो, जब से मोदी जी आए हमको समय दे दो, हमको 50 दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, अभी भी दे दो, लेकिन वो कब देंगे गरीबों को, मजदूरों को? बात दरअसल में यही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है इसमें। आपके पास कोई योजना नहीं। आज ही बता दें प्रधानमंत्री जी आकर के कि हमारी ये 3 महीने की योजना, बता दें, 2 बार आके बताया ना योजना, लाइट जलाना, दिया जलाना, बाती जलाना। हम रोज हमारे मरीज। अखिलेश जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, एक सवाल। आपको नहीं लगता कि जेन्युइनली प्रधानमंत्री की एक मामले में बहुत तारीफ कांग्रेस पार्टी को भी करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा जागरूक प्रधानमंत्री जब इस देश में लॉकडाउन वो करने जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि इस निर्णय के पीछे देश को बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस बात को बेहतर तरीके से स्वयं समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का कन्विक्शन था कि ये संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो पाया। अगर प्रधानमंत्री की जगह दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो विपक्ष खड़ा हो जाता, 100 सवाल खड़े हो जाते, लेकिन सबने एक स्वर से प्रधानमंत्री का साथ इसलिए दिया कि उनके निर्णय में साफगोई बहुत ज्यादा थी। दो बातें आपने कही। पहली बात आपने कहा कि बड़े जागरूक प्रधानमंत्री, पूर्णतः असत्य है। कैसे? 1000% असत्य है। जागरूक होते जब पूरा दुनिया कह रहा था और विपक्ष कह रहा था, सुझाव दे रहा था, तब जो है विदेश से आने वाले सारे यात्रियों का ठीक से जांच करते, फॉरेन फ्लाइट्स रोकते, सारी व्यवस्था करते। ट्रंप नमस्कार नहीं करते, कार्यक्रम नहीं करते। ट्रंप ने तीनों जगह कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज क्यों हैं, आगरा को अपना रोल मॉडल बताया था मोदी जी ने। स्वस्थ स्थिति है, क्यों है? 1000 लोग ट्रंप की सुरक्षा के लिए उड़ा करके यहाँ पे दे के चले गए। दूसरी बात, हर हिंदुस्तानी जब महामारी है, जब हर कोई सरकार के साथ खड़ा है। मोदी जी नहीं खड़े हुए। मैं आपको उदाहरण ये मैं आपको कह दूं, उदाहरण दे दूं। दीजिए प्लीज। हाँ, मुंबई में अटैक हुआ था तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरकार को कोस रहे थे, और भी दे सकता हूं उदाहरण। लेकिन हर सरकारें, विपक्ष हमेशा, पूरा देश, सरकार जब देश पे कोई आफत विपदा आती थी, जानकारी को जब आए हो, वो साथ खड़ी रही है। तो लॉकडाउन में भी हर कोई साथ, भरपूर साथ था, पार्टियां भी थी, सबने समर्थन किया था। और प्रधानमंत्री जी जो भी योजना बनाए करें, पूरा देश साथ है, विपक्ष भी साथ है, सब। उन्होंने सुझाव मांगे, सुझाव दिए गए। इस सुझाव पे क्या किया उन्होंने? बताया कुछ किया?
अखिलेश जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ऑलरेडी हम 8:39 तक पहुंच चुके हैं। हम सुधांशु जी से लौटते ही तुरंत प्रक्रिया लेंगे। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, 1 मिनट से भी कम का ब्रेक है, लेकिन हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सुधांशु जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे देश में शराब की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे राज्य सरकारें शराब से अपनी एक आमदनी का बड़ा हिस्सा पैदा करती हैं। लॉकडाउन में पिछले 1.5 महीने से बंद शराब की दुकानें खोलना सरकार की मजबूरी थी या बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शराब का बिकना जरूरी था। रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी के लागू किए जाने के बाद से राज्य सरकारें आबकारी की कमाई से अपने राजस्व का 10 से 15% आमदनी इकट्ठा कर लेती हैं। इसलिए ठेके खोलने के लिए सरकार पर बहुत अधिक दबाव था। आखिर शराब के कारोबार से राज्य सरकारों को कितनी कमाई होती है? क्या सच में शराब के कारोबार से होने वाली कमाई पर ही राज्यों की अर्थव्यवस्था टिकी है? जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। ठेकों पर घंटों से लगी ये लंबी कतारें 2 घूंट जाम के लिए बेचैन हैं। सुबह 5 बजे से ये लोग लाइन में लगे हैं। दिन चढ़ने के साथ लाइन भी लंबी ही होती चली गई। कई जगहों पर सब्र टूटा और भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और पुलिस की लाठियां भी बरसी। हालांकि इसके लिए सारा दोष 1.5 महीने से शराब के लिए व्याकुल लोगों पर मढ़ना भी जायज नहीं है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है? आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है। पब्लिक को बताएगा कौन? पब्लिक को समझाएगा कौन? मुझे बताइए। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि पूरे देश के शराब ठेकों का कमोबेश यही नजारा है। सरकार और प्रशासन भी मजबूर है, क्योंकि उनके लिए शराब की बिक्री जरूरी है। आम आदमी की सेहत पर असर डालने वाली शराब सरकार की सेहत के लिए फायदेमंद है। शायद इसीलिए ये शख्स शराब खरीदने वालों पर फूल बरसा रहा है और पूछने पर कहता है कि ये लोग देश की अर्थव्यवस्था है। करीब 1.5 महीने से जारी लॉकडाउन में शराब की बिक्री बंद होने से राज्यों की कमाई का बड़ा स्रोत बंद हो गया था। दरअसल ज्यादातर राज्य सरकारों की कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में तो कुल राजस्व का करीब 24% हिस्सा आबकारी शुल्क से आता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में शराब से होने वाली आय में 100 गुना इजाफा हुआ है। कोरोना संकट से बेपटरी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में 70%, तो आंध्र प्रदेश ने 75% तक वृद्धि कर दी है। लॉकडाउन के बीच ही राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10 से 45% तक बढ़ा दिया है। पिछले वित्त वर्ष में सभी राज्य सरकारों को शराब की बिक्री से करीब 2.5 लाख करोड़, 2018 में 2.17 लाख करोड़ और 2017 में 1.99 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यानी 2019 के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में 40 दिनों के दौरान राज्यों को शराब से औसतन करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में एक दिन में राज्यों को औसतन करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्यों को शराब से हुई इनकम की बात की जाए तो 2019 में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक 31,517 करोड़, कर्नाटक ने 20,950 करोड़, महाराष्ट्र ने 17,477 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़, तेलंगाना ने 10,901 करोड़, राजस्थान ने 7,800 करोड़
और पंजाब ने 5,600 करोड़ का राजस्व आबकारी टैक्स से हासिल किया था। इस दौरान दिल्ली सरकार को करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी टैक्स मिला था। राज्य के कुल राजस्व का यह करीब 14% है। सरकार चलाने में शराब के अर्थशास्त्र का बड़ा योगदान है। हालांकि गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन हरियाणा और आंध्र प्रदेश में शराबबंदी फेल हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रिसर्च को आधार माने तो लॉकडाउन से पहले देश में 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे। उनमें से 3 करोड़ लोगों को शराब की लत थी। शराब का अर्थशास्त्र सभी सरकारों को आसानी से समझ में आता है, क्योंकि महामारी के इस मुश्किल दौर में भी कुछ लोग जिंदगी के 2 घूंट तलाश रहे हैं और इसकी कीमत पर सरकार अपनी सेहत सुधारने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो आप लोगों ने देखा शराब का अर्थशास्त्र कैसा है। हम शरद कोहली जी से सवाल लेंगे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे हम क्षमा भी मांग रहे हैं, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी को कहीं जाना है तो उनसे एक सवाल लेकर के फिर हम उनसे निवेदन कर सकते हैं। बिहार और गुजरात मॉडल की बड़ी तारीफ हुई सर, कि जिस तरीके से शराब की अर्थव्यवस्था को माइनस करते हुए वे अपने राजस्व को मैनेज कर लेते हैं। जब बिहार में शराबबंदी नहीं हुई थी तो जाहिर सी बात है बिहार के खजाने में भी शराब और उसकी एक्साइज ड्यूटी से एक बड़ा हिस्सा आता था, लेकिन इस गैप को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने अल्टरनेट सोर्स क्या तलाशा और कैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की गई? सीधे हम शरद कोहली जी के पास चल रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। शरद जी क्षमा चाहते हैं, आज आप हमको हमेशा बहुत ज़्यादा इनलाइट करते हैं, हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा जरूरी बातें अर्थशास्त्र के बारे में बताते रहे हैं, लेकिन आज आपको इंतजार करना पड़ा है। पहला सवाल मेरा ये है कि मौजूदा हाल में आज अभिजीत बनर्जी ने भी कहा, कुछ दिन पहले रघुराम राजन ने भी राहुल गांधी से बातचीत करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को देखना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भी अपने दूसरे लॉकडाउन के संबोधन में कहा कि जान भी जहान भी। लेकिन इस सभी लॉकडाउन 1 और 2 और अब 3 चल रहा है, 1 और 2 के बीच अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से निगलेक्ट हुई और इसका ज्ञान सभी को था। ऐसा नहीं था कि कोई इस बात से वाकिफ नहीं था, हर आदमी वाकिफ था। अब मौजूदा स्थिति में जब इतना क्रॉनिक सिचुएशन है तो आपकी समझ से इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, भारत जैसी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फौरी तौर पर 3 चीजें क्या करनी चाहिए? देखिए, आप मेरे से पूछें तो पूरी दुनिया की अगर आप अर्थव्यवस्था लें तो अमेरिका जैसा बड़ा देश सुपर पावर कहलाता है, जो आर्थिक सुपर पावर कहलाता है, वो भी चरमरा गया। यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सब चरमरा गए। मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। भारत सरकार की पहले तो प्रशंसा है कि समय से लॉकडाउन किया और उसकी वजह से हम उस रफ्तार से नहीं बढ़े जिस रफ्तार से वो विकसित देश बढ़ते रहे। पर जहां मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आई वो ये नज़र आई कि अगर इस लॉकडाउन को और ज़्यादा सफल बनाना था और इस लॉकडाउन को और ज़्यादा सकारात्मक बनाना था, जो इसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को अगर पूरा करना था, तो मुझे लग रहा है जो थोड़ी सी सरकार और सुधांशु जी इस बात से अग्री करेंगे कि जो आर्थिक स्टिमुलस पैकेज जिसकी जरूरत थी, वो पहला पैकेज आया 1,70,000 करोड़ का, बहुत समय से आया। शुरू में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद आरबीआई भी 3 बार आ चुका है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज आया, महिलाओं के खाते में 500 रुपए दिए गए, गरीबों को अनाज दिया गया, 80 करोड़ गरीबों को अनाज दिया गया, बहुत प्रशंसनीय था। परंतु एक एक दिन जो ये बीतता है लॉकडाउन का, आज हमारी 40 से 50% अर्थव्यवस्था चल रही है। रोज की कीमत इसकी करीब 30 से 35 हजार करोड़ रुपए आज की। अभी जब ये लॉकडाउन 3.0 से पहले ये कीमत 35 से 40 हजार करोड़ थी और जब पूरा लॉकडाउन था तो ये इसकी कीमत करीब 55 हजार करोड़ रुपए प्रतिदिन थी, क्योंकि हमारी 210 लाख करोड़ की साल की इकोनॉमी है, जीडीपी करीब 3 ट्रिलियन डॉलर की। अब लॉकडाउन, अब आर्थिक स्टिमुलस पैकेज को देर से लाने से क्या होगा? मैं ये मानता हूं कि आर्थिक स्टिमुलस पैकेज सरकार उसकी तैयारी कर रही है, बहुत दिन से हम सुन रहे हैं और यह सच भी है, परंतु इसको देर से लाने का नुकसान क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था को कुछ स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से कुछ क्षति पहुंच गई है। वो क्षति यह है कि बेरोजगारी की दर आज 27.1% पे पहुंच गई है।
अगर आप सीएमआई के आंकड़े देखें, बल्कि उससे भी ज्यादा जा चुकी है। 40 करोड़ उपेंद्र, 40 करोड़ यहां पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिसमें से 22.5 करोड़ केवल और केवल खेती से जुड़े हुए हैं। उन पर इसका सीधा सीधा जाके असर पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की एक दफे नौकरी चली गई जिस संस्थान में वो काम करते थे या जिस रोजगार से वो जुड़े हुए थे। उसमें छोटे छोटे रोजगार हैं, मोची हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, ऊबर चलाने वाले हैं, एमएसएमई में जो काम करते वो हैं, जिनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, जिनका प्रोविडेंट फंड नहीं होता है। ऐसे 40 करोड़ की बहुत बड़ी जनसंख्या है, और हर एक में अगर आप लगाएं 2-2, 3-3 आदमी उस पर निर्भर भी हैं, तो मैं समझता हूं कि जितना भी गरीब तबका है 80 करोड़ का, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होगा। अगर ये आर्थिक स्टिमुलस पैकेज सरकार टाइम पे ले आती या अभी भी ले आए, तो मैं समझता हूं कि जो स्थायी रूप से क्षति हो रही है, जिसको हम परमानेंट डैमेज कहते हैं, इररिपेरेबल, क्योंकि लाना तो सरकार ने है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसमें विलंब क्यों किया जा रहा है। उसको समय से लाने से लाभ ये होता कि जिन लोगों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनकी नौकरी जा चुकी है, जिनका रोजगार जा चुका है, वो कंपनियां अगर उस पैकेज में कुछ ऐसा दिखाई देता जिससे इंडस्ट्री को, एमएसएमई को कोई लाभ मिलता, तो शायद वो कंपनियां उन कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालती। शरद जी, कुछ नहीं सुधांशु जी राज्यसभा में सांसद भी हैं, सरकार की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मैं सुधांशु जी से एक सवाल ले रहा हूं कि चारों तरफ से, सब तरफ से मांग है सुधांशु जी कि सरकार जल्दी से जल्दी स्टिमुलस पैकेज लेके आए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो यही वक्त है, कहीं देर न हो जाए। और दूसरा, अखिलेश जी ने आरोप लगाया कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में हजारों जो अमेरिकी सुरक्षाकर्मी आए वो आगरा को पूरी तरह से कोरोना दे के चले गए। ऐसी स्थिति में पहले तो मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि जब चारों तरफ से योग्य अर्थशास्त्रियों की राय है कि पैकेज दिया जाए, लोगों के पॉकेट तक पैसा हर हाल में पहुँचाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट न होने दी जाए, तो ऐसे में आपको कहाँ लगता है कि सरकार क्या सोच रही है और किस स्टेज पर ऐसा होगा? क्योंकि बाकी लोग ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ऑलरेडी देरी हो चुकी है। देखिए, मैं एक और बात यथार्थ कहना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर जो बात हो रही है, तो विश्व के जो सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से सक्षम देश हैं, G7 कंट्रीज, उसमें सिर्फ चाइना को छोड़कर बाकी सबकी ग्रोथ रेट निगेटिव आ चुकी है, यानी वहां 0 से नीचे है ग्रोथ रेट। भारत एकमात्र बड़ा देश है जिसने अभी अपना स्टेटस बना के रखा हुआ है। अब जो कोहली जी ने बात कही, वो बात अपनी जगह सही है, परंतु हमारी प्राथमिकता क्या थी? सबसे पहले तो वो उस गरीब व्यक्ति को जीने लायक व्यवस्था उपलब्ध कराना, जो कि इसकी सबसे ज्यादा मार सह रहा। आप कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी की अगर सोच, जिसकी उस जमाने में आलोचना की गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जनधन योजना नहीं होती, तो आज लोगों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचाना उतना आसान और सहज नहीं होता जितना कि इसके द्वारा हुआ। तो पहली प्राथमिकता तो ये थी। अब दूसरी प्राथमिकता जो कही कि मध्यम उद्योगों के लिए कोई पैकेज लाना, तो वो तब है जब गतिविधि शुरू हो। गतिविधि तो अब शुरू हुई है, पिछले 1 महीने से कोई गतिविधि नहीं थी, तो आप पैकेज क्या देते? अब यदि केवल आप रोजगार बचाने के लिए पैकेज देते, तो मेरे विचार से यहाँ जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं, सभी विद्वान है, समझते हैं कि 3/4 तो हमारा वर्क फोर्स तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री को कहेंगे भी, तो वो तो केवल ऑन पेपर जो उनके एम्प्लॉई ऑर्गेनाइज है, उनको तो चलिए सरकार आग्रह कर सकती है कि आप नहीं निकालेंगे, इतनी सैलरी देंगे। जो अनऑर्गेनाइज लेबर है उसका तो कोई पुरसा हाल ही नहीं रहेगा, तो उसको तो सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या राशन के माध्यम से ही करना चाहिए था। अब जहां तक अगले स्टेप की बात है, तो सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ इसके ऊपर नजर रखे हुए है। कोहली साहब, एक सेकंड, सुधांशु जी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें, क्योंकि 2 गेस्ट और हैं, उनको जरूर थोड़ा मौका मुझे देना है। मैं सिर्फ एक ही वाक्य कहूंगा और ज्यादा नहीं। जहां तक अखिलेश जी ने जो आरोप लगाया, अब वो मैं कहूंगा कि वो सीनियर व्यक्ति हैं, गंभीर व्यक्ति हैं। अब ये कहना कि उनके लोग आकर यहाँ पर वो दे गए, ये मेरे विचार से बहुत ही हल्का और हास्यास्पद बात है। तो कुछ बहनी, जैसे लोग मजाक में कहते थे कि राहुल गांधी जी उस समय इटली से आए थे, जिस समय फरवरी के महीने में इटली में बहुत था, तो कोई ये कहे कि राहुल गांधी जी वहां से लेके चले आए होंगे। ये इस प्रकार की हास्यास्पद बात है। इस प्रकार की बातों को गंभीरता से कहना चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन आप देखें तो 23 जनवरी को WHO ने कहा था मनुष्य मनुष्य में फैलता ही नहीं है। 31 जनवरी को उन्होंने कहा नहीं, ये सीरियस बीमारी है, और 11 फरवरी को उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक महामारी है।
तो उससे पहले डब्ल्यूएचओ मानता ही नहीं था, इसीलिए डब्ल्यूएचओ आज बहुत ज्यादा आलोचना के घेरे में है दुनिया के तमाम देशों के नजर। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया। लेकिन सीधे एक सवाल गुप्तेश्वर पांडे जी से बन रहा था कि शराब को माइनस करके, जो शराब की अर्थव्यवस्था है उसको माइनस करके बिहार सरकार ने अपने खजाने का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा और अल्टरनेट रेवेन्यू सोर्स वो क्या लेकर आए? मैं संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा। उपेंद्र जी, इस विषय का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। इस तरह के सवाल का जवाब की अपेक्षा भी हमसे नहीं की जानी चाहिए। नहीं, अपेक्षा की बात नहीं है सर, लेकिन एक ये वाइड सब्जेक्ट है और जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ चूंकि आप पुलिस महकमे के सबसे आला अफसर हैं तो इतनी एक जानकारी तो रहती ही है कि शराब जैसा सोर्स जब पूरे प्रदेश में बंद हो गया, शराबबंदी हो गई और इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ होगा तो अल्टरनेट रेवेन्यू कैसे जनरेट किया होगा? एक एकेडमिक क्वेश्चन है सर, ये तो एकेडमिक क्वेश्चन है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए मतलब मैं अधिकृत नहीं हूं, हमसे पूछा भी नहीं जाना चाहिए। आप सोचिए कि मुझे वो भी दिन याद है जब बिहार सरकार का बजट होता था 10,000 करोड़ रुपया, आज 2 लाख करोड़ रुपया से ऊपर है। अब इस पर तो बहुत लंबा एकेडमिक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इस पर मेरा बोलना कुछ उचित नहीं होगा। बिहार सरकार ने इस पर बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, ये कानून लाने के पहले हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने पूरी इसकी मुकम्मल व्यवस्था की थी कि इससे रेवेन्यू का जो लॉस होगा उसको हम कैसे भरपाई करेंगे, और बहुत योजनाबद्ध ढंग से उसकी भरपाई की भी गई। डॉक्टर एसके राय जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मैं क्षमा भी चाहता हूं, उनसे मैं पहली बार सवाल ले रहा हूं। जिस तरीके से शराबबंदी, लॉकडाउन के, देशबंदी के दौरान शराबबंदी भी ऑटोमेटिक उसमें समाहित रही और जब रेवेन्यू के प्रेशर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी डॉक्टर साहब, और जिस तरीके से मजदूर भी गांव की तरफ पहुंच रहे हैं और आज सबसे ज़्यादा हिला देने वाला आंकड़ा सामने आया है, 3900 कोरोना पॉजिटिव एक दिन में मिले हैं और 195 लोगों की मौत एक दिन में कोरोना से हुई है। ऐसी स्थिति में आप क्या मान रहे हैं कि एक थ्योरी मानी जा रही थी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कोरोना का इफेक्ट कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर मान लीजिए देखा जाए तो पिछले दिनों की तुलना में आज और कल में रिकॉर्ड किया गया है और आज रिकॉर्ड तोड़ मौतें भी हुई हैं। तो ऐसे में क्या डायनेमिक्स है, मेडिकल साइंस क्या कह रहा है कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो उसका कोई लेना देना नहीं है, मौसम के टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, एहतियात और बचाव? यस, इस बात में मैं ये बताना चाहूँगा जी, टेम्परेचर अभी तक ये बिल्कुल तय नहीं हुई जो टेम्परेचर से वायरस मर जाएगा। सो जो हमने जो पहले जो बताए थे जे सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क पहनना, सो ये बहुत ही हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एंड हम जब अभी देख रहे हैं, जो टीवी में देख रहे हैं, जो पीपल एक जगह से दूसरे जगह मतलब गांव की तरफ जा रहा है, तो ये बड़ी दुखद की बात है। जे अभी पहले जो सिटी में था, मेरा ये मानना है जो सिटी में कोरोना वायरस आक्रांत था वो पेशेंट अल्टीमेटली गांव में चले जाएंगे। सो जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी पहले बताए थे, जो जहां पे है वो वहीं पे रहे, बट हम ये नहीं मान रहे। बट एंड सोशल डिस्टेंसिंग जो है, हम जब ट्रेन में सफर कर रहे कि बस में सफर कर रहे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे। सो उससे हमारा ये नंबर जो है, कोरोना संक्रांत नंबर जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा, ये मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, अब बहुत सही कहा आपने कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है और उसी पर अमल करना है। सोमनाथ भारती जी के पास चलते हैं। सोमनाथ जी, आम आदमी पार्टी की सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ था जी, और 2019 में जाकर के हो गया 60,000 करोड़, और उसमें कंट्रीब्यूशन जो ये आपका वाइन से रहा, शराब से रहा, वो 5500 करोड़ रुपए आपने दिखाया, अपने स्क्रीन पे दिखाया। मुझे लगता है इनफैक्ट आज अगर आप देखें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वैट का रेट घटा करके दिल्ली का राजस्व बढ़ाया था, तो अगर 70% आज बढ़ाया है तो इसलिए नहीं बढ़ाया है कि उनको ज्यादा पैसा कमाना है, वो बहुत गुस्से में थे और शराब से वो उनका खास करके एक डिसलाइकिंग रहा है।
तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में अगर किसी से देखना है कि बजटरी कैसे इंक्रीज होती है, ईमानदारी से कैसे बजट का एक बड़ा हिस्सा उभर करके आता है, दिल्ली एक पहला राज्य है जहां की बजट का 1/4 हिस्सा शिक्षा पे खर्च होता है, जहां 13% हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च होता है। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली का विकास मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल है, उससे एक हमें सीख लेनी पड़ेगी कि भाई बजट में बढ़ोतरी कैसे होती है, क्योंकि ईमानदार सरकार जितने भी लीकेजेस थे, जितने भी लूपहोल्स थे, उसको प्लग किया। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक 1.7 लाख करोड़ के जो पैकेज दिया, उसमें 1 रुपया दिल्ली को नहीं दिया। जो सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया है, उसका जवाब देना चाहिए सुधांशु जी को। जो दिल्ली का डायरेक्ट टैक्स भी जो है। सोमनाथ जी, क्षमा चाहता हूं, हमें अब यहीं रुकना पड़ेगा और आप अपने आज हस्तक्षेप में आए मेरे साथ जुड़े सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। समय की सीमा पहले ही आगे निकल चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद शुरू होगी। 1 हफ्ते के भीतर करीब 14,800 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। देखते हैं हरदीप पुरी क्या बोल रहे हैं। Number of flights that we are planning to mount during the first week of the resumption or the commencement of this operation, and I mean the period between May 7 to May 13th. We have worked out those details, and these involve 10 flights from the UAE, 2 flights from Qatar, 5 flights from Saudi Arabia, 7 flights from the United Kingdom, 5 flights from Singapore, 7 flights from the United States, 5 flights from Philippines, 7 flights from Bangladesh, 2 flights from Bahrain, 7 flights from Malaysia, 5 flights from Kuwait, and 2 flights from Oman. This brings the total number of flights that will be operated during the first week to 64. आज के हस्तक्षेप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले सहारा न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है कि हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है। हमें हर हाल में लड़ना है और कोरोना की इस लड़ाई में हमें ये लड़ाई जीतनी भी है। हौसले हो तो अंधेरों में भी मिलती हैं मंजिलें, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हस्तक्षेप में इतना ही। आज के लिए प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ जिस पर मंथन करेंगे। तब तक के लिए सहारा प्रणाम।